हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा फिफ्थ टॉपिक है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले ये देख लो। मटेरियलिटी प्रिंसिपल का पहले तो मतलब देखो कि मटेरियल का मतलब क्या होता है। मटेरियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस। जो भी आइटम या इवेंट इम्पॉर्टेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, मटेरियल बोलेंगे। एक एग्जाम्पल देखो। एक फॉर्म है ए, इन्होंने क्या किया, अपनी बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए 50,000 का स्पेंड किया है। और दूसरा एग्जाम्पल है वो एक फॉर्म है वाई, जो क्या है, ए के मुकाबले बिग है, बड़ी फॉर्म है। टर्नओवर इसका 15 करोड़ मान लो और इसका टर्नओवर 15 लाख है, तो डिफरेंस है ना। तो इन्होंने क्या किया है कि 50,000 रुपये खर्च किया है अपनी बिल्डिंग को रिपेयर करने में, और इन्होंने भी 50,000 रुपये खर्च किए अपनी बिल्डिंग को रिपेयर करने में। तो अब मुझे आप ये बताओ कि इनके लिए, इन दोनों फॉर्म में से किसके लिए 50,000 की वैल्यू ज़्यादा है? जिसका टर्नओवर 15 लाख है उसके लिए, या जिसका टर्नओवर 15 करोड़ है उसके लिए? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जिसका टर्नओवर कम है उसके लिए 50,000 की वैल्यू ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, इसको रिकॉर्ड करेगा, वो इसे एक्सपेंस दिखाएगा, रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स में, बिल्कुल करेगा। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी इतने पैसे हैं वो इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि छुटपुट खर्चे हुए होंगे उनके, तो 50,000 उनके फॉर्म में छुटपुट खर्चा होगा, तो वो इसको क्या करेगा, रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो मटेरियल का मतलब क्या है कि वो आइटम जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, अब देख लो। एन आइटम मे बी मटेरियल फॉर एन एंटरप्राइज बट मे नॉट बी मटेरियल फॉर अदर। जैसे अभी हमने देखा ना, 50,000 फॉर्म ए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्मॉल फॉर्म है, इनके लिए ये खर्चा है, ये रिकॉर्ड करेंगे इसे। लेकिन वाई के लिए 50,000 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉर्म है, इनका टर्नओवर ही 15 करोड़ है, तो इनके लिए 50,000 की कोई वैल्यू नहीं है, ये इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लो। एक बेगर है, उसके 100 रुपीज़ क्या है, खो जाते हैं। वही बेगर है, भिखारी है, 100 रुपये ही बहुत मुश्किल से इकट्ठे हुए हैं, वो खो जाते हैं। लेकिन वहीं पे एक दूसरा शख्स है जो जिसकी अच्छी इनकम है, उसके भी क्या है, 100 रुपीज़ खो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। तो अब बताओ कि 100 रुपीज़ की वैल्यू किसकी नज़र में ज़्यादा है, इस बेगर की नज़र में ज़्यादा है या इसकी नज़र में ज़्यादा है, जो अच्छा इनकम है, जिनका जो अच्छा कमाते हैं, है ना। बेटा देखो, कोई भी चीज़ या कोई भी आइटम उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जिसके पास वो कम हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती जिसके पास ऑलरेडी है। वो जिसकी इनकम अच्छी है, अगर उसके 100 रुपये खो भी जाए वो टेंशन नहीं लेगा, लेकिन जिसकी कम है, जो पूरे दिन भर में ही 100 रुपये इकट्ठे कर पा रहा, तो उसके लिए तो बहुत है। आया समझ में? अब ये देखो, अब यहाँ पे एक लाइन और लिखी है कि एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। जो फुल डिस्क्लोज प्रिंसिपल हमने पढ़ा था ना, उसमें क्या बोला था कि आपको सब कुछ बताना है अपने यूजर्स को, कुछ भी नहीं छुपाना है। आपके फॉर्म में, आपके एंटिटी में जो भी हो रहा है वो अपने यूजर्स को बताना है। लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब उसका उल्टा है। आपको वही चीज़ें बतानी है अपने यूजर्स को जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जबरदस्ती इधर उधर की चीजें मत बताओ। अगर एक्सेप्शन आता है तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या है, फुल डिस्क्लोज का उल्टा है। ठीक है, अब 6 देखते हैं। 6 है हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि आपको अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है या फर्म को कोई प्रॉफिट हो रहा है तो आप खुश मत होइए, वो जब प्रॉफिट होगा उसका वेट कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लॉस हो रहा है और आपको ये अनुमान है कि लॉस होगा, तो उसको क्या है, अपने बुक्स में पहले ही रिकॉर्ड कर लीजिए। प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, जितने भी लॉसेस हैं उसे आप क्या करेंगे, पहले ही रिकॉर्ड कर लेंगे।
तो इसे क्या बोलते हैं, इसे इट इज़ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ भी बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका लॉस होगा तो उसके लिए आप पहले ही एक फंड इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि वो बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, वो लॉस कवर हो जाए। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है, आपको पता है कि प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट के लिए खुशी नहीं मनानी है, वो जब होगा तब उसे सेलिब्रेट कर लेना है, लेकिन लॉस को पहले ही रिकॉर्ड करना है। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल यही बोलता है, ठीक है। इसे आप इट इज़ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। 7th देखो, कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। जो भी एसेट्स आपने खरीदा है, जिस प्राइस पे आपने उसे एक्वायर किया है, वही अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। देखो, लैंड आपने क्या लिया, 1 लाख रुपीज़ का लिया है, तो अपने बुक में आप यही रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है, अगर प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको अपने बुक में यही रिकॉर्ड करना है। द कॉस्ट इज बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग, और यही बेस होगा, बाकी आगे की जो भी अकाउंटिंग होगी यही कॉस्ट बेस होगा उसका। एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज। जब भी आपने उसको परचेज किया है, उसको उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। अब वो भले 1 महीने बाद बढ़ जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, प्रॉपर अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप बार बार कॉस्ट को फ्लक्चुएट करेंगे, कभी आप 1 लाख लिख रहे हैं, फिर बढ़ रहा है, आप 1,20,000 लिख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अकाउंटिंग में प्रॉपर प्रॉब्लम होगी, आप प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो जब आपने वो एसेट एक्वायर की है, जिस कॉस्ट पे एक्वायर की है, आप उसे उसी समय उसी कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। 8 है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल मीन्स द एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यू रादर देन कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड। आप देखिए बेटा, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी खर्चा करते हो, किसी भी प्रोडक्ट को आपको प्रिपेयर करना है और उसमें आपने जो भी एक्सपेंस किया है, उस एक्सपेंस को उसी साल के रेवेन्यू में ऐड करना है। आपने खर्चा इस साल किया है और जो रेवेन्यू रिसीव हुआ है वो आप नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो भी आपने खर्चा किया है और जो भी आपको रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, उस खर्चे के बदले में जो रेवेन्यू आपने रिसीव किया है वो उसी में ऐड होगा, ठीक है। द कॉन्सेप्ट शुड बी फॉलोड बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू हैव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस फर्म। इससे क्या होगा कि आपका फाइनेंशियल जो पोजीशन है, आपके फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन है, वो करेक्ट रिकॉग्नाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फेयर डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉफिट फेयर है या नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी एक्सपेंस आपने किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में खर्च किया है, जो भी एक्सपेंस किया है, उसको जब रेवेन्यू मिलेगा, आपको जो भी रेवेन्यू हुआ है वो उसी में ऐड होगा, ठीक है। तो ये था हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। 9 देखिए, 9 है ड्वेल एस्पेक्ट और ड्वेलिटी प्रिंसिपल। ड्वेल एस्पेक्ट क्या, कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होंगे एंटरप्राइज में, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसका क्या होगा, ड्वेल एक्सपेक्ट होगा। 2 एक्सपेक्ट होंगे उसके, एक होगा क्रेडिट और एक होगा डेबिट। जो आप एक एग्जांपल ले लो, आपने घर से क्या लिए, पैसे लिए, तो आपको क्या हो रहा है, आपको तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं घर वालों ने अपने पैसे आपको दिए हैं, आपको तो प्रॉफिट हो गया, बट पापा मम्मी को क्या हुआ, एक तरीके का एक्सपेंस हुआ है ना, उनका तो खर्चा हो गया या उनको तो लॉस हो गया। तो ये क्या है, ड्वेल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है कि अगर किसी को फायदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी को नुकसान जरूर होगा। तो ये आपके दोनों बुक्स में रिकॉर्ड होगी। ये क्या प्रिंसिपल क्या है कि बोथ साइडेड रिकॉर्ड होती हैं। जो हम पढ़ रहे हैं हमारी क्या है, डबल एंट्री है ना। तो डबल एंट्री में भी क्या है कि ड्वेल एस्पेक्ट आते हैं, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो भी इसी पे बेस्ड है कि हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं एंटरप्राइज में, उसके क्या होते हैं, ड्वेल एस्पेक्ट होते हैं। एंड लास्ट इज 10th है रेवेन्यू
रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है बेटा? पहले तो ये देख लो कि कॉन्सेप्ट रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, रिकॉर्ड, और रेवेन्यू रिसिट्स जो हमने इससे पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि रेवेन्यू रिसिट्स को ही बोलते हैं, और रिकॉग्निशन जो वर्ड है अकाउंट में उसको क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रिलीज्ड when a transaction has been entered into and obligation to receive the amount is established। आया समझ में? कुछ नहीं आया? समझो, जैसे मैंने क्या किया है, आज अपने प्रोडक्ट को सेल किया है। आज मैंने मेरा प्रोडक्ट क्या कर दिया, सेल कर दिया। कितने में? ₹10,000 में। अब जो ये प्रोडक्ट मेरा सेल हुआ है ना, इसे मैं क्या करूंगी, उसी समय रिकॉर्ड कर लूंगी। क्यों? हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, याद करो जल्दी से, पढ़ा था ना एक्रूअल में, हमने क्या पढ़ा था, जो भी हम सेल करेंगे या जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा हम क्या करेंगे, उसी समय उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। पेमेंट हमें हुई है या नहीं हुई उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पैसा हमें आज मिले या 4 महीने बाद मिले उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने जो भी सेल किया है जो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि रेवेन्यू उसी समय जनरेट हो जाता है, हमें उसी समय वो राइट मिल जाता है जब हम अपने सामान को बेचते हैं। हमें उसी समय क्या राइट मिल जाता है, पैसा लेने का अधिकार मिल जाता है। हमने अपना सामान किसको, मान लीजिए ए को सेल किया, तो हमने हमारा सामान सेल कर दिया, सामान ले गया, वो पैसे उसने दिए या नहीं दिए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें क्या है, राइट मिल गया कि आप हमें पैसे दोगे। मैं अधिकार मिल गया ना एक कि आपसे मुझे पैसे लेने हैं। तो ये वही बोल रहा है, ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रिलीज्ड व्हेन ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड। रेवेन्यू उसी समय क्या होती है, रिलीज हो जाती है जब ट्रांजैक्शन एंटर्ड होता है, और हम क्या हो जाता, और हमारे को वो अधिकार मिल जाता है, पैसे लेने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।